नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम लोग को विस्तार से समझना है। तो देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास को कैसे। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, एक तो होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होगा आद्य ऐतिहासिक काल और एक होगा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब आपका प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज। ओके, आपका आद्य ऐतिहासिक काल कहने का मतलब है आपका प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज। ओके, और एक आपका देखोगे तो हिस्टोरिक एज है ना, हिस्टोरिक एज। ओके, तो ये 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, ओके, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ये हो गया आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक। और एक आपका देखोगे तो ऐतिहासिक। कोई दिक्कत? ये 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड किए हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास को। अब छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 पार्ट में देखोगे तो प्री हिस्टोरिक मतलब प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखोगे तो आपका एक तो हो जाएगा पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। ओके, जिसको बोलेंगे पैलियोलिथिक। आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जिसको बोलेंगे आपका मीजोलिथिक। तीसरा देखोगे तो उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, तो इसको बोलेंगे आपका पोस्ट स्टोन एज। और एक आपका देखोगे तो नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल। ओके, नौ पाषाण काल, और इसको बोलेंगे आपका नियोलिथिक। ठीक, ये प्राग ऐतिहासिक काल को डिवाइड करते हैं फर्दर। ठीक, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखोगे, प्रोटो हिस्टोरिक काल के अंतर्गत देखोगे तो हम लोग इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, कोई दिक्कत? सिंधु घाटी सभ्यता इसके अंतर्गत देखेंगे। और हिस्टोरिक एज के अंतर्गत देखोगे तो हिस्टोरिक एज को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक आपका हो जाएगा एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री है ना, प्राचीन इतिहास। आपका दूसरा देखोगे तो मिडिवियल है ना, मिडिवियल हिस्ट्री, मध्य इतिहास, आपका मध्यकालीन इतिहास। और आपका एक होगा मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न, ये आपका आधुनिक काल है ना, आधुनिक काल। ओके, ये आपका मध्यकाल। ठीक, और ये आपका प्राचीन काल। इस तरीके से हम लोग छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे। ओके, प्राचीन काल समझ आ रहा है। अब प्राचीन काल के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले छत्तीसगढ़ को प्राचीन, मध्यकाल और आपका है ना आधुनिक काल, ठीक है, इसी तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग को जस्ट पढ़ना पड़ेगा प्री हिस्टोरिक एज को, प्री हिस्टोरिक एज को, जिसका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का आपका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपका एरिया देखोगे तो मुंज पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका यहाँ पर देखोगे तो विंध्याचल पर्वत तक ही है, विंध्याचल पर्वत के ऊपर तरफ है ना, नीचे नहीं। तो ये इसका विस्तार या इसका आपका साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता, इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद हम लोग हिस्टोरिक एज में एंशियंट को पढ़ेंगे, फिर मिडिवल पढ़ेंगे, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ये आपका देखना है छत्तीसगढ़ को, ठीक है। तो इंडिया से है ना, इंडिया से कहने का मतलब भारत के हिस्ट्री को भी हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे और छत्तीसगढ़ को, तो भारत के इतिहास को कनेक्ट करते हुए छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ेंगे, ताकि आपको सारी कहानी, सारी आपके जानकारी मिल जाए। ओके,
तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक एज, प्राग ऐतिहासिक काल, और प्राग ऐतिहासिक काल को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं हम लोग? तो प्राग ऐतिहासिक काल को 4 पार्ट में, आपका पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल। एक्चुअल में प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण काल होता है ना, पाषाण काल, और पाषाण काल को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, ठीक है, इसको याद रख लेना। पूर्व, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, आपका ये पोस्ट स्टोन एज, और ये है आपका नियोलिथिक एज। ओके, तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले देख लेते हैं पूर्व पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, पूर्व पाषाण काल, देख रहे हो, पत्थरों का काल। पाषाण मतलब पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर। ओके, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर, पत्थरों का काल, पत्थरों का समय, ठीक है। तो पत्थरों में भी सबसे पहले तो देखोगे, इसका सबसे पहले आपका पूर्व पाषाण कालीन स्थल देखिए, पूर्व पाषाण कालीन स्थल देखोगे, है ना, तो स्थलों में सबसे पहले आएगा रायगढ़ का नाम। रायगढ़ जानो, और रायगढ़ में ही आपका देखोगे तो बहुत जगह है। एक तो आपका सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, सिंघनपुर। ओके, याद रख लेना। साथ ही साथ इसी में देखोगे तो रायगढ़ में, तो रायगढ़ में आपका सोनबरसा, सोनबरसा, गीधा, है ना, भंवरखोल, ये सबको जानना है। सोनबरसा, गीधा, भंवरखोल, ओके, आपका छापा मारा, ये सब जानना है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत बताइए, है ना। छापा मार लिख दूं, छापा मारा, छापा मारा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा, सिंघनपुर की गुफा, ये रायगढ़ में सब के सब रायगढ़ में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये सिंघनपुर की गुफा। पूर्व पाषाण काल में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है आपका सिंघनपुर की गुफा, जो रायगढ़ में देखने मिलेगा, और इसी को हम लोग को अभी समझना है, सिंघनपुर की गुफा। इन सब का बस नाम जानना, और सिंघनपुर की गुफा के अंतर्गत आप देखो, तो यहां पर ले आऊं इसको, ठीक है। ये आपका, ओके, यहां देख ले, सिंघनपुर की गुफा में देखोगे तो सबसे पहले आपको जानना है क्या? अरे यार, देखो 1910 को याद रखो, 1910, और 1910 में ये सिंघनपुर की गुफा की खोज किसने किया? तो खोज किया एंडरसन ने। एंडरसन, नाम याद रखना, खोज किया एंडरसन ने 1910 में सिंघनपुर गुफा का, सिंघनपुर गुफा का खोज एंडरसन। और 1918 में, ठीक है, 1918 में यहां पर जितने भी शैल चित्र, मूर्ति थे, उन सब का प्रकाशन किया। ओके, प्रकाशन किया, प्रकाशन, ठीक है, शैल चित्रों का, किसका? शैल चित्रों का प्रकाशन। ओके, याद रख लेना, ठीक है, शैल चित्रों का, मूर्तियों का प्रकाशन किया। इसके बाद आपका देखोगे तो 1923 याद रख लेना, 1923, 1923 याद रख लो, खोज एंडरसन, प्रकाशन। फिर 1923 में देखोगे, है ना, 1923 में इसका आपका विस्तृत अध्ययन किया गया। यहां पर जितने भी शैल चित्र थे उन सब का विस्तृत अध्ययन, ठीक है, एंडरसन ने अध्ययन किया, फिर उसका प्रकाशन किया, है ना, अध्ययन के बाद प्रकाशन किया। 1923 में देखोगे, 1923 में तो उसका विस्तृत अध्ययन किसने किया?
तो विस्तृत अध्ययन में मिलता है आपका अमरनाथ दत्त। ठीक है, विस्तृत अध्ययन अमरनाथ, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्तृत अध्ययन अमरनाथ ने किया, लेकिन उसका एकत्रण किसने किया? सब सेल चित्रों का एकत्रण किसने किया? सेल चित्रों को एकत्रित किसने किया? सेल चित्र मतलब समझाऊंगा, भी रुक जाओ। सेल चित्र का एकत्रण, इकट्ठा किसने किया उसको? तो याद रख लेना आपका लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, याद रहेगा। लोचन प्रसाद आपका DH गार्डन है ना, एन घोष, डॉक्टर एन घोष, ये आप ये तीनों का नाम याद रखना। एकत्रण किया लोचन प्रसाद पांडे, एन घोष, DH गार्डन। 1910 में सिंघनपुर गुफा की खोज आपका एंडरसन, और गुफा में जितने भी चित्र कलाकारी थे, सेल चित्र थे, सेल मतलब पत्थरों में चित्र थे, उन चित्रों का आपका अध्ययन किया और उसको प्रकाशित किया 1918 में। 1923 में उसका विस्तृत अध्ययन, इन्हीं सेल चित्रों का विस्तृत अध्ययन अमरनाथ दत्त जी ने किया, और सेल चित्रों का एकत्रण लोचन प्रसाद पांडे, एन घोष, डॉक्टर DH गार्डन, इन सब ने किया। इतना जानना ये इंपॉर्टेंट है, खोज से संबंधित। अब इनको तो खोज लिए, तो देखो सेल चित्र कहने का मतलब आपका पत्थरों में बना चित्रण। ओके, पत्थरों में बना चित्रण। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? सिंघनपुर गुफा की बात कर रहे हैं। सिंघनपुर की गुफा। अब सिंघनपुर की गुफा देखोगे तो आप याद रख लेना, ये सिंघनपुर की गुफा है चंवर ढाल पहाड़ी के करीब। चंवर ढाल पहाड़ी, रायगढ़ ना, चंवर ढाल पहाड़ी के करीब। साथ ही साथ जितने भी सेल चित्र हैं, ओके, जितने भी सेल चित्र हैं, ये सेल चित्र देखोगे कौन से कलर के हैं? तो गेरुआ कलर के, गेरुआ कलर के हैं, गेरुआ कलर के, याद करते चलो। सेल चित्र के कौन से कलर के हैं? गेरुआ कलर के हैं। और ये जो सेल चित्र हैं, ये सब सेल चित्र या मूर्ति जहां यहां पर मिला है, वो आपके मैक्सिको जानते हो, मैक्सिकन व स्पेनिश के समान है। मैक्सिकन व स्पेनिश के समान, गेरुआ कलर का, गेरुआ रंग का, गेरुआ रंग जानते हो ना, ठीक है, गाना को मत लिखना, है ना। गेरुआ कलर, मैक्सिकन व स्पेनिश के समान चित्र, है ना, के समान चित्र। ओके, पूरा नहीं लिख रहा हूं, बोल जरूर रहा हूं। मैक्सिकन व स्पेनिश के समान आपका देखोगे तो आपका उसी के सदृश वहां के मूर्ति दिखाई देते हैं। इसको याद रख लेना। यहां पर देखोगे तो आपका पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं। पत्थर के कुदाल, कुदारी छत्तीसगढ़ी में, पत्थर के हाथ से चलाने वाला, हाथ से हस्तचलित कुदाल, याद रहेगा। पत्थर के हस्तचलित कुदाल, देखो ये हाथ से चलाने वाला नुकीला, देखो ये इस तरीके से, ये सब कहाँ से मिला है? छोटी छोटी ये पत्थरों के नुकीले ये पार्ट देखो, तो ये सब क्या है? हस्तचलित कुदाल मिले। ओके, याद रहेगा। मानव आकृति, यहाँ पर मानव आकृति, मुखौटे लगाए हुए मानव आकृतियों के चित्रण मिलते हैं यहाँ पर। ओके, सेल चित्र मिलते हैं। तो इतना को आप याद कर लेना, पूर्व पसाड़ काली, है ना, आपका पेलियोलिथिक एज में। ओके, समझ आया। 1910, 1918, 1923 में विस्तृत अध्ययन अमरनाथ दत्त, सेल चित्रों का एकत्रण लोचन प्रसाद पांडे, गेरुआ रंग के सेल चित्र मैक्सिकन व स्पेनिश के समान चित्र आपके मूर्ति हैं यहाँ पर, ठीक है। मूर्ति कोई दिक्कत? ओके, पत्थर के हस्तचलित कुदाल, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, है ना, इसके बाद देखो
तो ये है पाषाण काल, है ना, ये पूर्व पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं, पूर्व पाषाण काल। और पूर्व पाषाण काल में देखोगे तो कहां पर हम लोग देख रहे हैं अभी, तो ये है रायगढ़। रायगढ़, रायगढ़ में आपका क्या, सिंघनपुर की गुफा। ओके, सिंघनपुर की गुफा, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, यहीं पर आपका क्या, तो आपका ठीक है भंवरखोल, है ना, ठीक, गीधा, सोनबरसा, ये सबको जानना है। ओके, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में हम लोग रायगढ़ में ही देखेंगे एक क्या, कबरा पहाड़। इसको दूसरे कलर में लेता हूं, ठीक है, ये ब्लैक कलर, कबरा पहाड़। ये आपका देखोगे तो कहां, आपका रायगढ़ में। कौन से, आपका मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज में। साथ ही साथ बाकी सब देखोगे तो बस्तर, बस्तर, ठीक है, खड़ाक घाट, खड़ाक घाट, ओके, घाट लोहांग, ठीक है, घाट लोहांग, ओके, कालीपुर, राजपुर, आपका ये आपका जान ले, गढ़चंदेला, ये सब देखोगे तो ये बस्तर। कौन से समय, तो मध्य पाषाण काल के समय, मध्य पाषाण काल के समय, ये ब्लैक कलर मध्य पाषाण काल के समय, इसको जान लेना। अब इसी मध्य पाषाण काल को हम लोग यहां पर देखेंगे, मेसोलिथिक एज, ठीक है, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल को हम लोग को यहां पर देखना है। तो यहां पर सबसे ज्यादा देखोगे तो कबरा पहाड़ को याद रखो, कबरा पहाड़ को, ठीक है, कबरा पहाड़, बस कबरा पहाड़। मेसोलिथिक एज में आप जान गए कहां, रायगढ़। और रायगढ़ में देखोगे तो आपका कबरा पहाड़, है ना, कबरा पहाड़। और कबरा पहाड़ में जो शैल चित्र मिले हैं, या आपका देखोगे शैल चित्र, वो कौन से कलर के हैं, तो लाल कलर के हैं। उसमें आपका गेरुआ, इसमें देखोगे तो लाल रंग, शैल चित्र लाल रंग। और जो यहाँ औजार मिले हैं, लघु पाषाण औजार मिले हैं, है ना, इसको याद रख लेना, लघु पाषाण कालीन औजार, ठीक है। जो पहले औजार मिले थे उनसे थोड़ा सा नुकीले और छोटे छोटे, ये देखिए, ये देखिए नुकीले, क्योंकि डेवलप हुआ ना, औजारों का डेवलपमेंट हुआ, ये आपको जानना है, छोटे छोटे। ओके, वो तो बड़े बड़े थे, तो लघु पाषाण औजार ये जानना है, शैल चित्र जानना है, कौन से कलर का, लाल कलर का। और कबरा पहाड़ को जानना है, ठीक है, कबरा पहाड़, ठीक। सिंघनपुर के बाद देखोगे तो सर्वाधिक प्राचीन है, सिंघनपुर के बाद सर्वाधिक प्राचीन, सिंघनपुर सबसे प्राचीन गुफा है, सिंघनपुर की गुफा। कबरा पहाड़ दूसरा प्राचीन है, ठीक है। बोतलदा है यहाँ, बोतलदा, जहां पर आपके सर्वाधिक जानकारी मिलती है, सर्वाधिक, बोतलदा सबसे लंबी गुफा है, याद रख लेना, ठीक है। बोतलदा सर्वाधिक यहाँ से कबरा पहाड़ से मिलता है, और वो सबसे लंबी है बोतलदा, उसको जान लेना है। तो ये लघु पाषाण औजार, और साथ ही अर्ध, ये लघु पाषाण औजार देखोगे, और लाल रंग का शैल चित्र यहीं पर देखोगे तो ये लघु पाषाण औजार अर्धचंद्राकार में है, अर्धचंद्राकार, इसको याद कर लो, अर्धचंद्राकार, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं यहाँ कबरा पहाड़ में, तो छिपकली है, छिपकली, ठीक है, घड़ियाल, घड़ियाल यहां देखने मिलता है ना, सांभर, इन सब का भी साक्ष्य यहां पर मिलता है, ठीक है। और ये शैल चित्र, इतना जानना। इसके अलावा देखोगे
तो रायगढ़ में मैं बता दिया अन्य स्थल के रूप में, अन्य स्थल के रूप में क्या क्या देखना है आपको, तो आप जानते छो, बताया हूं ना। अन्य स्थल में यहाँ पर आप कबरा पहाड़ के बाद बस्तर को याद रखो, बस्तर रायगढ़ को याद रखो। और रायगढ़ में घाट लोहांग है ना, घाट लोहांग, खड़ाक घाट, ओके ठीक, भातेवाड़ा, कालीपुर, राजपुर, ये सबको जानना है, ओके कोई दिक्कत, कालीपुर, राजपुर, ये सबको जानना है इसी में। ये अन्य स्थलों में मीजोलिथिक एज के अन्य स्थल में बस्तर को जानना है और रायगढ़ के कबरा पहाड़ को जानना है। कबरा पहाड़ में तीन चीज, एक तो आपका क्या, तो ये लाल रंग के शैल चित्र मिलेंगे, छिपकली मिलेगा, घड़ियाल मिलेगा, सांभर मिलेगा और आपका अर्धचंद्राकार लघु औजार मिलेगा। इसको याद देखिए, अर्धचंद्राकार में है कि नहीं जी, थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है ना, ऐसा बना हुआ है कि नहीं, देखो ये सब ऐसा बना है ना, थोड़ा सा ऐसा बना है ना, अर्धचंद्राकार, सबको देखो मतलब ऐसा, ये आपका इस तरीके से सभी देखोगे तो इस तरीके से है ना, ये देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो ये अर्धचंद्राकार हुआ। बात समझ आ रहा है, तो इसी को हम लोग को जानना था। अब देखेंगे हम लोग क्या, तो उत्तर पाषाण, पोस्ट मीजोलिथिक या पोस्ट आपका स्टोन एज बोलते हैं इसी को, ठीक, देखो ठीक है। अब समझना है, इसमें स्थलों को, इस समय के स्थल को देखोगे तो कैसे याद रखना है, MSD, MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी याद कर लो, महेंद्र सिंह धोनी याद कर लो। एम से महानदी घाटी, महानदी घाटी, ओके। ए से सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा, और डी से इंपॉर्टेंट धनपुर, धनपुर, धनपुर कहाँ, GPM में, गौरेला पेंड्रा मरवाही, सिंघनपुर रायगढ़, महानदी घाटी रायगढ़, ओके ये जान लेना। धनपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, सिंघनपुर आपका रायगढ़, महानदी घाटी रायगढ़, धनपुर को याद करना है। ये दोनों तो देख चुके हैं, हम लोग को इस एज में धनपुर को पढ़ाना है। ये देखिए धनपुर को, धनपुर ये दिख रहा है, ये आपका फोटो दिख रहा है कि नहीं, देखिए धनपुर। अब आपका उत्तर पाषाण काल में देखोगे तो इसी गौरेला पेंड्रा मरवाही धनपुर में आपके मानव आकृति है, मानव आकृति, मानव आकृति देखो दिख रहा है, मानव आकृति याद रख लेना। ये देखो घोड़ा या कुछ भी है, मैं नहीं जानता, उसमें चढ़ा हुआ ऐसे मारते हुए, ये देखो ये वाला है ना, हाथ में पकड़ा हुआ, ये मानव की आकृति है ना, तो ये घोड़ा ओड़ा में चढ़ा हुआ है, ये क्या है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से आपके मानव आकृति यहाँ पर दिखाई देते हैं धनपुर में, याद करते चलना, धनपुर में मानव आकृति, वहां पर बता दिया हूं, ठीक है। घड़ियाल, छिपकली ये सब मिलता था मध्य में। और सबसे शुरू में तो हम लोग क्या देखे हैं, सबसे शुरू में आपका देखोगे तो मैक्सिकन स्पेनिश के आकार का आपका मूर्ति है ना। तो इस तरीके से हम लोग को एक एक काल को याद करना है, यहाँ सिर्फ इतना देखना है। इसके बाद देखो तो आपका नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में देखोगे तो यहाँ के स्थल को देखिए, स्थल साक्ष्य स्थल देखोगे तो याद रख लेना, एक बम अटैची, कोई अटैची है जो बहुत बड़ा है या बहुत सुंदर है तो बम अटैची, बहुत बड़ा है तो बम अटैची। बम से आपका बोमटीला, बोमटीला, ओके बोमटीला। आ से देखोगे तो अर्जुनी, अर्जुनी, अर्जुनी इंपॉर्टेंट है। टय मतलब टेरम, टेरम रायगढ़ में,
ची से चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी याद रहेगा, चितवा डोंगरी। बोमटीला, अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी। बोमटीला देखोगे तो आपका कहाँ, ये है आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव। अर्जुनी देखोगे तो आपका बालोद, ठीक है। टेरम देखोगे तो रायगढ़, 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 ओके, कोई दिक्कत। और चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी कई बुक में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी मिलता है, लेकिन कई जगह में देखोगे तो ये चितवा डोंगरी की गुफा पूछा जाए तो बालोद आता है, बालोद। तो मैं यहाँ पर बालोद लिख देता हूँ। आपको अपने स्व विवेक से आंसर लेना है। चितवा डोंगरी एमए में भी लिया जाता है, मोहला मानपुर अंबागढ़, लेकिन यहाँ पर मैं चितवा डोंगरी की गुफा पढ़ाऊंगा, इस कारण मैं बालोद ले रहा हूँ, बालोद, ठीक है, ये बालोद, ओके। तो राजनांदगांव, बोमटीला, अर्जुनी और टेरम ये आपका जानना है, ठीक, कोई दिक्कत है बताइए। चितवा डोंगरी, और इसी चितवा डोंगरी में आपका देखोगे तो ड्रैगन की आकृति है, ड्रैगन की आकृति। इसमें इंपॉर्टेंट किसको पढ़ना है, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है चितवा डोंगरी, ठीक है। और इसी में देखोगे तो 27 शैल चित्र मिले हैं, 27 शैल चित्र। ये 27 शैल चित्र देखोगे तो ड्रैगन के आकार के हैं, ड्रैगन के आकार के, ओके, ड्रैगन के आकार के 27 शैल चित्र, इसको याद कर लेना। और इसी चितवा डोंगरी की गुफा को खोजे हैं, चितवा डोंगरी की गुफा को तो याद रख लेना, BS बघेल, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र। इसकी खोज देखोगे तो आपका भगवान सिंह बघेल, भगवान सिंह बघेल और आपका रमेंद्रनाथ मिश्र, ये दोनों जन मिलकर खोजे हैं। रमेंद्रनाथ हर में रहेगा, ठीक है, लगभग। रमेंद्रनाथ मिश्र ये दोनों जन खोजे हैं। 27 शैल चित्र मिले हैं जो ड्रैगन आकार के हैं, ड्रैगन आकार के, ड्रैगन आकार के हैं, याद रख लेना, ओके। अर्जुनी, अर्जुनी में यहां पर मानव आकृति याद रख लो, मानव आकृति, कोई दिक्कत। अर्जुनी में आपका मानव आकृति याद रख लेना, ठीक है, ठीक, ये आपको जानना है। साथ ही साथ यहां पर मानव आकृति याद रख लो, हथौड़े के समान शैल चित्र याद रख ले, ये इंपॉर्टेंट, हथौड़े के समान चित्र, हथौड़ा बोल सकते हो, ठीक है। कौन सा शैल चित्र, सब पत्थरों में बना हुआ, ये बहुत बड़ा पत्थर है और इसी में चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो ड्रैगन आकार का शैल चित्र 27 ठो मिला है, इसको याद रख लेना। टेरम रायगढ़ में है, बोमटीला आपका राजनांदगांव, बस ये दो चीज याद रख लेना, ठीक। ये अर्जुनी का और एक चितवा डोंगरी का, फेमस है ये। कौन खोजा, तो भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र। 27 शैल चित्र जो ड्रैगन आकार के हैं चितवा डोंगरी से प्राप्त हुए हैं, और मानव आकृति हथौड़े के समान शैल चित्र अर्जुनी से प्राप्त हुए हैं। ये दोनों को याद रखना है, ये दोनों को बस जगह के नाम से याद रखना। तो ये 9 पसाड़ एज, 9 पसाड़ एज हम लोग देख लिए ना। एक बार यहां पर देखो, मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, ये हम लोग देखे इसी के अंतर्गत, तो देखो इसी के अंतर्गत हम लोग देखे पसाड़ काल, पसाड़ काल, पसाड़ एज, स्टोन एज, ठीक है। और इसको 4 भाग में डिवाइड किए, पूर्व पसाड़ है ना, पेलियोलिथिक, मध्य पसाड़, मेजोलिथिक, ओके। एक बार रिवाइज करा रहा हूं। इसके बाद आपका देखोगे तो आपका उत्तर पसाड़, पोस्ट स्टोन एज, या इसी को पोस्ट मेजोलिथिक बोलते हैं, उत्तर पसाड़, ठीक है। और चौथा देखोगे तो 9 पसाड़, नियोलिथिक। इसमें हम लोग को जानना है, इसमें हम लोग को जानना है क्या, तो आपका सिंघनपुर की गुफा को, फेमस को बता रहा हूं,
इसमें हमको जानना है क्या, तो इसमें देखो मध्य पसाड़ में आपका देखोगे तो कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ को देखना है। और उत्तर पसाड़ेज में देखोगे तो आपका क्या, तो धानपुर, एमएसडी ना, तो धानपुर याद रखो। और नौ पसाड़ में देखोगे तो यहां पर बोमटीला, तो अर्जुनी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां हथौड़ा मिला है। और आपका चितवा डोंगरी फेमस, चितवा डोंगरी, ये आपको जानना है। बाकी यहां पर और मिले हैं, अदर और है, ठीक है, अदर और मिले हैं, नहीं मिले हैं क्या, अदर और है, वो सिंघनपुर के अलावा और सोनबरसा, गीधा, ये सब है। यहाँ पर देखोगे तो बस्तर वाला रीजन है, बस्तर वाला घाट, लोहांग, खड़ाक घाट, भाटे, भाते, ठीक है, आपका कालीपुर, राजपुर, ये भातेवाड़ा, ये सब। धनपुर में इसमें आपका महानदी घाटी और सिंघनपुर ये है। इसमें देखोगे तो टेराम है, टेराम रायगढ़ में। और आपका क्या, तो बोमटीला है, कहाँ, तो आपका राजनांदगांव में। तो इन सबको भी जानना है। लेकिन इंपॉर्टेंट सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, धानपुर और ये दोनों। सिंघनपुर की गुफा में हम लोग देखे थे 1910 में इसकी खोज किसने की, एंडरसन ने। 1918 में वहां के शैल चित्रों का प्रकाशन, अध्ययन किया, फिर प्रकाशन किया। 1923 में उसका आपका विस्तृत अध्ययन हुआ, ठीक है, याद रख लेना। विस्तृत अध्ययन अमरनाथ दत्त, और उसका देखोगे एकत्रण तो लोचन प्रसाद पांडे, इसको जानना है सिंघनपुर। गेरुआ कलर में रहेगा, गेरुआ कलर में, ठीक है, गेरू कलर में रहेगा ये। कबरा पहाड़ में बताया छू, कबरा पहाड़ में आपको जानना है, ठीक है, तो ये लाल कलर का रहेगा, लाल कलर का। यहाँ के जितने भी शैल चित्र हैं वो सब लाल कलर में होंगे। धनपुर में आप देखोगे तो धनपुर में आपका देखोगे तो क्या है, तो आपका मानव आकृति है। अर्जुनी में देखोगे तो हथौड़ा और मानव आकृति। आपका चितवा डोंगरी में देखोगे तो चितवा डोंगरी में क्या है, चितवा डोंगरी में आप जानते छो क्या मिलेगा, इसका खोज याद रख लेना। पहले तो आपका रमेंद्रनाथ, भगवान सिंह बघेल और शैल चित्र 27 ठो जो ड्रैगन आकार के, इसको जानना है। इसी के बाद में देखोगे तो यहाँ कांकेर में चरामा वाला क्षेत्र में एलियंस के साक्ष्य मिले हैं, इसी एज में एलियंस के साक्ष्य, उसको भी याद रख लेना। इस तरीके से हम लोगों ने पूर्व पसाड़, मध्य पसाड़, उत्तर पसाड़ और नौ पसाड़ को कंप्लीट किया है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं तो प्राग ऐतिहासिक कालीन प्रमुख साक्ष्यों को। प्राग ऐतिहासिक काल के प्रमुख साक्ष्यों को देखेंगे तो पसाड़ घेरे, इसके अंतर्गत पसाड़ घेरे देखते हैं। इसी के अंतर्गत पसाड़ स्तंभ देखते हैं। इसी के अंतर्गत शैल चित्र देखेंगे। इसी के अंतर्गत कौन कौन से औजार मिले, इसी के अंतर्गत कौन कौन से गुफाएं हैं, इन सब को देखेंगे। ये साक्ष्य है, इस रूप में प्राग ऐतिहासिक काल का आपका वर्णन मिलता है, ठीक है। अब इसी में देखें तो पसाड़ घेरे, पसाड़ घेरे किसको बोलेंगे, है ना। पसाड़ घेरे देखोगे तो देखिए किसी का मृत्यु हो गया तो उसको बोलेंगे शव। उस शव को किसी जगह में दफना दो और दफना के ऊपर में बड़े बड़े पत्थरों को रख करके आपका घेरा बना दो, उसी को बोलते हैं पत्थरों का घेरा, पसाड़ घेरे। मतलब कोई उसके अंदर में आपका शव दफन हुआ है तो पसाड़ घेरे उसी को बोलते हैं। ओके, तो पसाड़ घेरे के अंतर्गत देखोगे तो आपका छत्तीसगढ़ में देखोगे कोंडागांव जिला है और कोंडागांव में आपका गढ़धनोरा, कोंडागांव गढ़धनोरा। छोटे पेंडरमुड़ा देखोगे तो रायगढ़, रायगढ़, छोटे पेंडरमुड़ा रायगढ़। और बालोद में देखोगे तो करही भदर, चिरचारी, सोरर, ओके, चिरचारी, सोरर, ये सब बालोद में है। करही भदर, चिरचारी, सोरर, ये सब। गढ़धनौरा आपका कोंडागांव में। छोटे पेंडरमुड़ा रायगढ़ में, छोटे पेंडरमुड़ा देखोगे तो आपका रायगढ़, छोटे पेंडरमुड़ा रायगढ़।
ओके, याद रख लेना। करही बदर, चिरचारी, सोरर, ये आपका अर्जुनी, बालोद में ही अर्जुनी, आपका मुजगहन है, कुलिया है, ये सब देखोगे तो बालोद। ओके, इसी को याद रख लेना। ठीक है, यहां पर वैसी ही पसाड़ घेरों का साक्ष्य मिला है। इसके बाद देखोगे पसाड़ स्तंभ, तो पसाड़ स्तंभ कहने का मतलब है वैसी पसाड़ रख करके एक स्तंभ गाड़ देते हैं, उसी को पसाड़ स्तंभ बोलते हैं। और करका भाठा, करका भाठा कहाँ, तो आपका बालोद, अर्जुनी, आपका देखोगे गढ़धनौरा, आपका कोंडागांव, कोंडागांव याद रख लेना, कोंडागांव। तो यहाँ पर गढ़धनौरा फेमस है ये पसाड़ स्तंभ, पसाड़ घेरे के लिए, क्योंकि इसी समय आपका गढ़धनौरा में देखोगे तो 500 है ना, 500 मध्य पसाड़ युगीन, ओके, 500 मध्य पसाड़ युगीन खोज किए थे। ठीक है, मध्य आपका मीजोलिथिक एज का 500 मध्य पसाड़ युगीन आपका घेरे, पसाड़ घेरे, तो किसने खोज किया था, तो प्रोफेसर कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र। उसमें देखो भगवान सिंह बघेल था, उसमें देखोगे एंडरसन, इसमें देखोगे पसाड़ घेरे में देखोगे पसाड़ घेरे 500 पसाड़ घेरे, तो देखोगे तो काले आपका प्रोफेसर कामले, सॉरी प्रोफेसर कामले और आपका रमेंद्रनाथ मिश्र ने इसकी खोज की थी, इसको भी जान लेना है। ठीक है, 500 आपका घेरे, ओके, कोई दिक्कत। इसके बाद आप देखोगे तो शैल चित्र, देखो शैल चित्र है ना, शैल चित्र देखो तो शैल चित्र कहां कहां से मिल रहे हैं, कबरा पहाड़ से सर्वाधिक मिलता है, ये सर्वाधिक कबरा पहाड़ से। सिंघनपुर में देखोगे तो सबसे प्राचीन गुफा है ये, और सबसे प्राचीन शैल चित्र सिंघनपुर रायगढ़ में है, ये भी रायगढ़ में है। और आपका चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी में आप जानते छो 27 ठो शैल चित्र मिले हैं, जो किसके आकार में है, ड्रैगन आकार में, ये आपको जानना है चितवा डोंगरी। औजार में देख लो, औजार में कबरा पहाड़, सीता बेंगरा, जोगी मारा, ये सब कहाँ है, तो ये रायगढ़ में है। और रायगढ़ में औजार बताओ ना, अर्धचंद्राकार आपका औजार कहाँ मिला है, हस्तचलित कुदाल कहाँ मिले हैं, है ना, ये सब को जानना है ना। अर्धचंद्राकार कहने का मतलब ऐसा है ना, ठीक है, कौन से काल में मिला है आप जानते छो। ठीक है, हस्तचलित कुदाल कहाँ मिला है ये भी आप जानते छो, हथौड़ा कहाँ मिला है ये भी आप जानते छो, ये सबको बता दूंगा हूँ। इस तरीके से यहाँ से आपके औजार। बोतलदा की गुफा सबसे लंबी गुफा, सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में सबसे प्राचीन गुफा, दूसरा प्राचीन कबरा पहाड़ से, यहीं से सर्वाधिक आपके शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक जानकारी यहाँ से मिलता है। रैन खोल की गुफा, कुटुमसर की गुफा, आपका बिलद्वार की गुफा, रैन खोल, कुटुमसर, बिलद्वार, ये आप देखोगे तो कुटुमसर को जानते छो, यहाँ पर आपके स्टेलेक्टाइट और आपका स्टेलेग्माइट, कुटुमसर गुफा याद रख लेना, ये बस्तर में है, बस्तर में, तो इन सब को भी याद रख लेना है। ओके, इसके बाद देखोगे अन्य प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य में देखोगे तो देखो एक आपका जगह है खैरपुर, खैरपुर कहाँ, तो आपका रायगढ़ में। और खैरपुर से देखोगे तो यहाँ के शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं, यहाँ के शैल चित्र क्या होते हैं, अंधेरे में चमकते हैं, अंधेरे में चमकने वाले। ओके, अंधेरे में चमकने वाले शैल चित्र कहाँ से, खैरपुर कहाँ है, तो रायगढ़ में याद रख लेना। उसी के बाद आप देखोगे तो चरामा कांकेर, रायगढ़ को कंप्लीट कर लो। रायगढ़ में आपका एक जगह है सूती पाट, ठीक है, सूती पाट में देखोगे तो पशु और किसान का है ना, हल जोतते किसान, पशु एवं किसान के चित्र शैल चित्र हैं। इसी के बाद आप चरामा को याद रखो, चरामा कांकेर में ना, ये भी रायगढ़ है, कांकेर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। यहाँ एलियंस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एलियंस के साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है, एलियंस के साक्ष्य। आप ड्रैगन के तो जानते छो,
चितवा डोंगरी से ड्रैगन के, इसको और नहीं बताता हूं लेकिन लिख देता हूं एक बार, ड्रैगन के शैल चित्र है ना। इस तरीके से इन सबको जानना है। इंपॉर्टेंट है खैरपुर, ओके, और ये चरामा वाला, अन्य प्राग ऐतिहासिक कालीन प्रमुख साक्ष्य के रूप में। इसके बाद देखोगे आद्य ऐतिहासिक काल, आपका प्रोटो हिस्टोरिक एज, और प्रोटो हिस्टोरिक एज में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहने का मतलब है आपका, ठीक है, आपका कौन सा समय, लगभग मानो 3000 से आपका 1500 बीसी, ठीक है। कई जगह 2750 से 1750 दिया जाता है इस तरीके से, लेकिन आप मोटी मोटा याद रखो 3000 से 1500 बीसी। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का देखोगे विस्तार तो ये है आपका क्या, ये है भारत, ये भारत। और भारत में देखोगे तो यहाँ पर है मुंज पर्वत, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये है विंध्याचल, और नीचे में देखोगे तो सतपुड़ा। तो आपका ये मुंज पर्वत से लेकर ये विंध्याचल पर्वत तक आपका यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार देखने मिलता है। छत्तीसगढ़ कहाँ पर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार या उसके कोई साक्ष्य यहाँ पर देखने नहीं मिलता। इस कारण सीजी हिस्ट्री में हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार नहीं देखने मिलता, ओके। कोई दिक्कत। अब देख लेते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल, ओके। ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। एक आपका प्राचीन इतिहास, ओके, प्राचीन इतिहास। एक आपका मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा देखोगे तो आपका आधुनिक काल, मॉडर्न एज, ओके। आधुनिक काल है ना, मॉडर्न एज, ठीक है। तो ये एंशियंट, मिडिवल और आपका आधुनिक, और इसी एंशियंट को हम लोग 2 एज में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ओके। इसी एंशियंट में हम लोग पढ़ेंगे आपका एक वैदिक काल, ओके, वैदिक काल। और वैदिक काल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक आपका हो जाएगा ऋग्वेद की जिस समय रचना हुई थी, ऋग्वेदिक काल, ओके। और हम लोग देखेंगे एक आपका उत्तर वैदिक काल, ओके। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद की रचना जिस समय हुई उस समय ऋग्वेदिक काल, और बाकी के बाद उसके बाद वाला उत्तर वैदिक काल, इसको देखना है। ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसको देखना है, ओके। अब ये वैदिक काल देखोगे इस समय, तो ये वैदिक काल कौन से समय है, 1500 से 600 बीसी के समय, ओके। 1500 से 600, और ऋग्वेद है आपका 1500 से 1000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा पूर्व। बीसी मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, याद रख लेना। अब बीसी कैसे इसका समय बढ़ता है घटता है, इसको मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। आप उसको समझो, आप गूगल करो यूट्यूब में और समझो उसको। और उत्तर वैदिक देखोगे तो आपका 1000 से 600 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, ये उत्तर वैदिक है। अब इसी समय देखोगे तो ऋग्वेद और उत्तरवेद। तो ऋग्वेद का आपका समय था, उस समय ऋग्वेद के समय में भी छत्तीसगढ़ का जो ऋग्वेद का आपका जानकारी है वो छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार नहीं देखने मिलता, ठीक है। क्यों? क्योंकि
ये ऋग्वैदिक काल के समय के लोग आर्य थे और आर्य लोग सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे, जो आपका विंध्याचल पर्वत या नर्मदा नदी के उत्तर में था। नीचे इसका विस्तार नहीं देखने मिलता, तो हम लोग ऋग्वैदिक काल को भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देखने मिलेगा, उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलेगा। तो इसमें एक तो आपको ब्राह्मण ग्रंथ को जानना है, ठीक है, एक ब्राह्मण ग्रंथ को जानना है, ठीक है। और ये ब्राह्मण ग्रंथ देखोगे तो दो हैं, एक कौशितकी और एक शतपथ। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकी, ओके, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, और एक आपका शतपथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कोई दिक्कत? ठीक है। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में देखोगे तो आपका छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है और इस समय विंध्याचल पर्वत का उल्लेख इसमें पता चलता है, विंध्याचल पर्वत का, ओके। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखोगे तो छत्तीसगढ़ के दोनों साइड आपके यहाँ पर समुद्र है करके दिखाई मिलता है, पता चलता है, समुद्र का उल्लेख पता चलता है। और इस समय उत्तर वैदिक काल में जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था, इसका भी उल्लेख पता चलता है, ठीक है। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता था, ये उल्लेख पता चलता है। तो ये तीन उत्तर वैदिक काल में, इसको जान लेना। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोनों ओर आपका पानी, समुद्र, ओके, दोनों ओर। ये आपका इंडिया है ना, ये छत्तीसगढ़, तो इधर और इधर, तो ये टोटल इंडिया के बारे में बात किया गया है। शतपथ ब्राह्मण, नर्मदा नदी में रेवा नदी का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत उत्तर वैदिक काल में इन सब का साक्ष्य देखने मिलता है कि छत्तीसगढ़ में भी उत्तर वैदिक काल में विस्तार हुआ है, इस समय के प्रचलन का, इस समय के लोगों का, ये आपको जानना है। कोई दिक्कत? ये हो गया उत्तर वैदिक काल। इसके बाद आप देखोगे तो रामायण काल, ओके, रामायण काल। अब आगे बढ़ेंगे, प्राचीन हिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, प्राचीन पढ़े थे, प्राचीन में डिवाइड किए, मध्य में डिवाइड किए और आधुनिक में डिवाइड किए थे, है ना। इन तीनों में अब प्राचीन में हम लोग वैदिक देख चुके, वैदिक काल का छत्तीसगढ़ में कोई विस्तार है कि नहीं इसको देखें। अब इसी के अंतर्गत हम लोग रामायण काल को देख रहे हैं, ठीक है, रामायण काल को देख रहे हैं। रामायण काल, तो रामायण काल का इस समय कोई विस्तार है कि नहीं इसको समझेंगे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में तो रामायण काल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये देखिए, ये चंदखुरी का जो मंदिर है ना, कौशल्या माता मंदिर, उसी में ये इस तरीके से कौशल्या माता के गोद में लेटे हुए प्रभु श्री राम का यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, ओके। तो इसको जानना, यही चंदखुरी का मंदिर है जिसमें 51 फीट का ये राम जी का मंदिर है। ये जो सरोवर दिख रहा है, ये पानी, ये जलसेन सरोवर है, जहाँ पर 16 एकड़ में ये चंदखुरी का मंदिर का जो आपका बाउंड्री है ये, या इसका विस्तार है, इसको बोल सकते हो 16 एकड़ में। तो ये आपका रामायण काल। अब रामायण काल को हम लोग को विस्तार से देखना है, ठीक है। रामायण काल को तो समझें पहले रामायण काल को। तो ये आप देखोगे, ये है भारत, ओके। पहले अब इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम लोग प्राचीन हिस्ट्री को शुरू कर चुके अच्छे से सीक्वेंस से। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इंडिया है, इंडिया दिख रहा है ना, मानो इंडिया नहीं बना है तो पर भी मान लो, क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है, मान लो ना भाई, उसमें क्या हो जाता है। ये इंडिया, ओके। इंडिया में देखोगे
तो यहां पर है आपका छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़। ओके, ये छत्तीसगढ़ मान लो ना, इसको भी छत्तीसगढ़ मानो, ठीक है। अब ये आपका देखोगे तो देखिए, ये आपका विंध्याचल पर्वत और नीचे में सतपुड़ा पर्वत, और बीच में देखोगे तो आपका यहाँ पर अमरकंटक से नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी, विंध्याचल, सतपुड़ा और यहाँ पर ये नर्मदा। अब छत्तीसगढ़ भी देखोगे तो छत्तीसगढ़ भी दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपका नीचे वाला पोर्शन है, ये आपका बस्तर रीजन को बोलते हैं दंडकारण्य, दंडकारण्य, और एक आपका छत्तीसगढ़, ये ऊपर वाला पार्ट। तो ये नीचे वाला बस्तर एरिया को बोलते हैं दंडकारण्य। पहले समझते हैं इसको, दंडकारण्य को। इस समय एक शासक थे इक्ष्वाकु वंश का, इक्ष्वाकु नाम कर, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु। अब मैं लिख नहीं पा रहा हूं, लो तो ठीक है। इक्ष्वाकु, आप लोग लिख लेना अपने तरीके से। इक्ष्वाकु वंश का एक शासक था इक्ष्वाकु, और उसके 100 पुत्र थे, है ना, और 100 पुत्रों में एक पुत्र था दंडक, और इसी दंडक का ये क्षेत्र था, ये बस्तर वाला, इस कारण इसको बोला जाता है दंडकारण्य। ओके, इसको पहले समझो। दंडकारण्य, ये बस्तर वाले क्षेत्र को दंडकारण्य। रामायण काल में बस्तर संभाग को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, और इसकी राजधानी थी मधुमंत, इसको जान लेना। छत्तीसगढ़ के जो ये ऊपर वाला पार्ट है, यहां को बोला जाता था दक्षिण कोसल, दक्षिण कोसल, याद रख लेना, दक्षिण कोसल। आपका ये दक्षिण कोसल के राजा थे, इस समय राजा थे भानुमंत, और भानुमंत की पुत्री थी कौसल्या, कौसल्या। इस समय एक राजा थे कौन, भानुमंत, और भानुमंत की पुत्री थी क्या, कौशल्या, ठीक है, कौशल्या। और इसी कौशल्या का जन्म हुआ था कहां पर, चंद्रखुरी पर, चंद्रखुरी, रायपुर। ओके, याद रख लेना, चंद्रखुरी, रायपुर। और इस चंद्रखुरी में इनका जन्म हुआ था, इस कारण चंद्रखुरी में बना है कौन सा मंदिर, तो ये कौशल्या माता मंदिर, ठीक है। चंद्रखुरी में कब, 1973 में बना, इसको याद रख लेना। अब देखो, छत्तीसगढ़ में राजकुमारी हो गई कौशल्या, और यहां पर को बोला जाता था उत्तर कोसल, उत्तर कोसल, ठीक है। उत्तर कोसल के राजा थे कौन, दशरथ। इन दोनों में, ये दशरथ और कौशल्या में, दशरथ और कौशल्या में शादी होगा, ठीक है, विवाह होगा, दशरथ जी का और कौशल्या जी का विवाह होगा, और उनके फलस्वरूप, ठीक है, ये विवाह होगा। लेकिन आप देखोगे तो ये भानुमंत की एकलौती पुत्री थी, और इनके वंश नहीं थे, इनके बच्चे नहीं थे, ठीक है, भानुमंत जी के। इस कारण भानुमंत का ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ किसको मिल गया, दशरथ को मिल गया। छत्तीसगढ़ किसको मिला, दशरथ को। क्यों, क्योंकि कौशल्या ही उसकी मालकिन थी, और कौशल्या से विवाह इनका हो गया, फिर भानुमंत के जाने के बाद दशरथ का हो गया छत्तीसगढ़, ये ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ मतलब दक्षिण कोसल ना, इस समय क्या बोला जाता था इसको, दक्षिण कोसल, ठीक है, याद रख लेना। दक्षिण कोसल किसका हो गया, दशरथ का। अब दशरथ और कौशल्या जी के आपका देखोगे, कौशल्या का एक पुत्र कौन, राम, है ना, राम। और राम के दो पुत्र कौन, लव और कुश, ठीक है, लव कुश। तो जब लव और कुश में राम जी का जो साम्राज्य का बंटवारा हुआ,
तो ये वाला हिस्सा, दक्षिण कौशल वाला हिस्सा कुश को मिला, कुश को, ठीक है। और इसी कारण दक्षिण कौशल की राजधानी क्या कहलाई? कुश स्थली कहलाई, कुश स्थली, याद रख लेना, राजधानी दक्षिण कौशल की कुश स्थली। और जो उत्तर कौशल वाला क्षेत्र किसको मिला? लव को मिला। इस और लव की राजधानी थी श्रावस्ती। याद रहेगा इतना कहानी, ठीक है, इतना कहानी की हौच पौच हो गया। अब मैं एक बार रिवाइज कराता हूं। देखो ये बस्तर को पहले समझे। दंडकारण्य, दंडकारण्य के क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश का राजा था और उसके 100 पुत्र थे और 100 पुत्र में एक पुत्र दंडक, और इसी कारण इस क्षेत्र को दंडकारण्य कहा गया। उत्तर में देखोगे तो इसको सिजी को दक्षिण कौशल कहा जाता था और इस समय इस क्षेत्र के राजा थे भानुमंत, और भानुमंत की पुत्री थी, भानुमंत की पुत्री कौशल्या, और कौशल्या का जन्म हुआ था आपका चंदखुरी में, और इसी कारण चंदखुरी में कौशल्या माता मंदिर। याद रख लेना, राम जी का ननिहाल कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, क्योंकि छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में कौशल्या माता का आपका जन्म हुआ है। और ये 1973 में कौशल्या माता मंदिर। कौशल्या जी की विवाह दशरथ से, क्योंकि ये उत्तर क्षेत्र में यहाँ के राजा थे दशरथ, कौशल्या और दशरथ के जो विवाह फलस्वरूप राम जी का आपका जन्म, राम जी के 2 बेटे राम और सीता के, लव और कुश। याद रख लेना, लव को मिला उत्तर कौशल, कुश को मिला आपका दक्षिण कौशल। इस कारण दक्षिण कौशल की राजधानी कुश स्थली और उत्तर कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इतना को जानना है, ठीक है। दशरथ को यह क्षेत्र क्यों मिल गया? क्योंकि आपका भानुमंत का और कोई पुत्र नहीं था, इसके कारण ये छत्तीसगढ़ आपका दशरथ को मिल गया। इसको जान लेना है। तो इतना आपको जानना है ये रामायण काल में ये कहानी को। अब देखिए बात तो इतना हो गई, ठीक है, उत्तर कौशल दक्षिण कौशल लव कुश सबका जन्म हो गया। अब यहां पर देखोगे तो ये आपका रामायण कालीन कुछ कहानी थे। अब यहां रामायण कालीन स्थलों को जानना है, ठीक है, रामायण कालीन स्थल को जानना है, ठीक। रामायण कालीन प्रमुख स्थल, तो रामायण कालीन प्रमुख स्थल को हम लोग 2 बुक के नाम से याद रखेंगे। एक याद रख लेना, ठीक है, एक बुक है आपका छत्तीसगढ़ पर्यटन में, ओके, छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, ठीक है। छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ को जानना। और एक आपका देखोगे तो छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ, और दूसरा बुक हुआ दंडकारण्य रामायण। ये बुक लिखा दंडकारण्य रामायण मन्नूलाल यदू ने, मन्नूलाल यदू। और इस बुक को लिखा है किसने? तो हेमू यदू ने, हेमू यदू ने। देखिए मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। और इन्हीं दोनों बुक के आधार पर, ये दोनों बुक के आधार पर आपका, ये दोनों बुक के आधार पर एक कॉन्सेप्ट आया छत्तीसगढ़ सरकार को राम वन गमन पथ का, ठीक है। राम वन गमन पथ बनाने का आपका कॉन्सेप्ट आया छत्तीसगढ़ सरकार को। इस समय आपका भूपेश बघेल जी के सरकार था, ठीक है। और इसी आधार पर अभी देखो स्थल अपने आप हो जाएगा ना, इसको पढ़ेंगे तो। इसी आधार पर आपका देखोगे तो 75 जगह में आपका राम जी छत्तीसगढ़ में गुजरे हुए थे। ये छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में देखोगे तो कहाँ 75 स्थल में यहाँ से गुजरे थे। तो इस कारण 75 स्थल को चिन्हांकित किया गया। और इन्हीं 75 में देखोगे तो इन्हीं 75 में 51 जगह क्या हुए थे? ठहरे हुए थे। राम जी 51 जगह में ठहरे हुए थे। और इन्हीं 51 जगहों को आपका जहां जहां पर ठहरे थे चिन्हांकित करके इसका आपका
विकास करना था, ठीक है, चिन्हांकित करके विकास करना था। और इसी फलस्वरूप आपका देखोगे तो 2 चरण में काम शुरू होता है। प्रथम चरण में देखोगे तो 9 जगह चिन्हांकित किए गए थे और दूसरे चरण में देखोगे तो आपका 42 जगहों को चिन्हांकित किया गया था। टोटल इस राम वनगमन पथ की लंबाई देखोगे तो 2260 किलोमीटर, याद रख लेना, ठीक है, 2260 किलोमीटर। 75 स्थल में ये क्या गुजरे थे, 75 स्थल से गुजरे थे, ठीक है, और आपका 51 स्थल में ठहरे हुए थे। और इन्हीं 51 में को आपको क्या करना था, डेवलप करना था, पर्यटन के रूप में उसको बढ़ावा देना था। जैसे प्रथम चरण में 9 और दूसरे चरण में आपका कौन सा 42, 9 और 42 51 जगहों को आपका विकास करना था पर्यटन के रूप में, ठीक है। और इस आपका राम वनगमन पथ का कॉन्सेप्ट ये दोनों बुक से आया, इसको जान लेना। अब इन्हीं जब स्थलों को हम लोग छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो रामायण कालीन स्थल भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बात समझ आई? रामायण कालीन स्थल भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, देखिए राम वनगमन पथ, अब राम वनगमन पथ भी क्लियर हो रहा है और रामायण कालीन स्थल भी। राम वनगमन पथ कितने किलोमीटर में, 2260 किलोमीटर, ठीक है। पहला स्थल आपका डेवलपमेंट के लिए पहले चरण में चंदखुरी को रखा गया। चंदखुरी को बताया हूं, चंदखुरी है ना, चंदखुरी को डेवलप करना है, ठीक है। 7 अक्टूबर 2021 को, ठीक, चंदखुरी को। अब इसी में देखिए पहले रामायण कालीन स्थल को देखो, राम जी इस तरफ से आएंगे, राम जी ये